मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे मुल्क की एक और सालगिरह, लेकिन क्या इस दफ़ा भी आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए? ईद के करीब ये जश्न आज़ादी आ रहा है। दो त्यौहार ऐसे जो इस मुल्क को मनाने में मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश होती है कि एक तरफ क्रिकेट मैच है तो दूसरी तरफ ईद या जश्न आज़ादी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं जो इस वक्त लोगों को जोड़ने के बजाय लोगों को अलग अलग कर रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत का तनाव है। एक तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है, एक तरफ ये सिक्योरिटी की बैटल है, एक तरफ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बैटल है, और फिर खारजा उमूर के हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं कि हम क्लियर अभी तक नहीं हैं, अपने 2-3 फैसले ही नहीं कर पाए कि पाकिस्तान सेक्युलर स्टेट होगा, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक होगा। अभी तो ज़ाहिर है इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन हमेशा से ये बात क्लियर नहीं थी। क्या पाकिस्तान जो है वो एक एग्रेरियन इकॉनमी ही रहेगा? क्या पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज होने की ज़रूरत है? क्या हमारी माशी पॉलिसीज़ जो हैं उनको गेयर्ड अप होना चाहिए आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, या हमें अपनी एग्रेरियन इकॉनमी को प्रिजर्व करना है? और ये सारी चीज़ें एनर्जी के बगैर होंगी किस तरह? इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान का बदतरीन मसला बना हुआ है। और फिर साथ ही साथ इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते कि फ्यूडलिज़म और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान पे कंट्रोल, इन चीज़ों के हवाले से भी अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। लॉयर्स मूवमेंट के बाद लगता यही था कि पाकिस्तान के अवाम ने एक वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन मूवमेंट के बाद भी वो खातिर खा तब्दीलियाँ अभी तक नहीं आ सकी हैं। मीडिया के हवाले से कहा जाता है कि मीडिया के थ्रू अवाम ने अगेन अपना वर्डिक्ट दे दिया है, अपनी आवाज़ सुना दी है कि वो करप्शन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन करप्शन भी उरूज पे है। तो आगे पाकिस्तान अब कहाँ जा रहा है? ये जश्न आज़ादी जो है वो पाकिस्तान के लिए किस हवाले से सिग्निफ़िकेंट है? और आने वाला साल जो है वो पाकिस्तान की सियासत का जो अहम तरीन साल है, जिसमें इलेक्शंस भी होने हैं, वहाँ किस तरह बात जाएगी? इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। मोइज़ जाफरी, आपसे पहले मैं शुरू करूँगा। अगेन पाकिस्तान का हम कोई हिस्ट्री लेसन में नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का आपके ख्याल से आज सबसे बड़ा मसला 1, 2 और 3 क्या है? मेरे ख्याल से टेररिज्म, हिपोक्रेसी एंड सोशल डिसऑर्डर। लेकिन 2-3 डेट्स और हैं। 14 अगस्त से पहले 12 अगस्त ज़िया उल हक साहब पैदा हुए थे आज, और कल जिन्ना साहब ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को वो स्पीच दी थी, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे सब लोग जो हैं वो काफ़ी मतलब इस बात का गम का इजहार कर रहे हैं कि वो स्पीच क्या थी और हम आज कहाँ हैं। उस स्पीच का अगर ख़ुलासा ये, तो आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों को, अपनी मंदिरों को, अपने जहाँ जहाँ आपकी इबादत गाहें हैं उनको जाने के लिए आप आज़ाद हैं। झंडे में आप सफ़ेद देखना छोड़ दिया। नहीं, आप अपने जाने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि ये रियासत का काम नहीं है। बिकॉज रिलीजन इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ द स्टेट। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट और इसके बाद हकीकत और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आना हैदर भाई, पहली चीज़ पे आए, पाकिस्तान क्या इस्लामी रियासत होने के लिए बनाया गया था, या पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि बर्रे सगीर के मुसलमान अपने कल्चर और मज़हब और अपने वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिस्क्रिमिनेशन के बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? इन दोनों में से पाकिस्तान का फ़लसफ़ा उस वक्त, अभी हम मानते हैं वी आर एन इस्लामिक स्टेट, यू कांट डिनाई द फैक्ट्स, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी आर एन इस्लामिक स्टेट, लेकिन फ़लसफ़ा कायद-ए-आज़म का क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत या एक इस्लामिक स्टेट पर से? एक डाउन ट्रॉडन माइनॉरिटी जिनके खिलाफ ज़्यादती हो रही थी, उनके हाथों में ताकत देना ताकि वो ज़्यादती को रिपीट ना करें, ये कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था। ना करें तो आप किसी और के ऊपर भी रिपीट ना हो, आगे जा रहे हैं। नहीं, किसी पे भी रिपीट ना हो, हर आदमी के लिए आज़ादी। पहले तो खुद ना हो, आप पे खुद ना हो, और उसके बाद ये कि आप दूसरों पे ना करें, वो तो एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस है जब इस कॉन्सेप्ट को डिफीट करने के लिए ही ये मुल्क बना। से ये मुल्क बनते हुए बहुत सारी क़ुव्वतों का साथ आना ज़रूरी था। मेरा ख्याल नहीं है दिस इज़ हिस्ट्री। तो जो खिलाफत मूवमेंट के बाद जो इस्लामी क़ुव्वतें सामने आई थी, उनका बिल्कुल एक अलग नारा था, और हमारे शायरों का एक अलग नारा था, अपर इंडिया का अलग नारा था, और कायद-ए-आज़म का एक अलग सोच थी, और उन सब को जमा होना एक वक्त पे आज़ादी लेने के लिए ज़रूरी था। हालांकि द ब्रिटिश वर लुकिंग टू विथड्रॉ। मुझे ये बताएं उस वक्त जब ये, क्योंकि देखें यू कैन अंडरस्टैंड, जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट में था, जमात इस्लामी भी थी, लेफ्ट प्रिंसिपल्स भी थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? आई एम ट्राइंग टू से समथिंग।
उस वक्त हमने ये फिक्र नहीं की थी कि यार नहीं ये तो राइट वाले लोग हैं इनको ना लो या ये लेफ्ट वाले, हमने कहा था मकसद पूरा हो, भुगता नहीं है ठीक है, लेकिन मकसद पूरा हो, जज रिस्टोर हो, अदली आज़ाद हो। तो उसी तरह पाकिस्तान बनाने के वक्त मकसद था पाकिस्तान बने, अलग मुल्क बने, तो उस वक्त डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले लोगों को साथ लेके चलना कायदे आज़म की एक दानिशमंदी तो थी, लेकिन उस वक्त ये फैसला किसका था कि आइडियोलॉजी क्या होगी पाकिस्तान की? किसी का फैसला नहीं था, ये सबका ख्याल था अपने दिल के अंदर। देखें आप एक बात, मैं ये लॉयर्स मूवमेंट के थ्रू ही आपको I'll try to समझा देता put it through, नहीं नॉट समझाना, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा ख्याल क्या तैयार हूँ जी। लॉयर्स मूवमेंट के अस्मा जहांगीर साहिबा चीज़ें आप मुझे नहीं समझा पाते, लेकिन ये मैं समझने को तैयार हूं। अस्मा जहांगीर साहिबा, एतजाज़ एहसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, अथर मिनल्ला साहब, मुनीर मलिक साहब, ये सब प्रोग्रेसिव लॉयर्स हैं, और मतलब इनको रोशन ख्याल लॉयर समझा जाता है। ये वो लॉयर्स हैं जो कि तारीख़ी तौर पे बाकी सब वकीलों से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और उनसे ज़रा डिस्कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इनकी हर एक के बारे में नहीं कहा जा सकता, बट कुर्द साहब के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो उनकी लीडरशिप थी, कुर्द साहब तो शेर और टाइगर्स के भी करीब रहे हैं एक पिंजरे के अंदर एहतजाजन जी। लेकिन मकसद ये कि जब आपकी मूवमेंट चली तो जो उसके फुट वर्कर्स थे वो आपके जैसे कम थे, और लोअर कोर्ट लॉयर्स जिनके काम जो हैं, जिनके नज़रियात एतजाज़ एहसन, हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़ जरूरी नहीं मिलते थे, ख्वाजा शरीफ के नज़रियात के ज़्यादा करीब थे, ठीक है, वो आपके साथ चले। बिल्कुल आप लोगों ने ये बात हजम की क्योंकि उस वक्त मौक़िफ़ था जजेस को बहाल करना, बिल्कुल। लेकिन बाद में आपने भुगता, आपने ये वकलागर्दी देखी, आपने अपने सीनियर लीडर्स को साइडलाइन होते देखा, अस्मा जहांगीर साहिबा को बार के अंदर ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा, मुनीर मलिक साहब, अस्मा जहांगीर साहिबा साहब नहीं, बट खैर मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने एक रिजल्ट ओरिएंटेड मूवमेंट चलाई थी, तो वो रिजल्ट में आप जीत गए, ठीक है। पाकिस्तान में एक रिजल्ट ओरिएंटेड मूवमेंट थी, पाकिस्तान अलग मुल्क बनाना है, अलग मुल्क चाहिए, सीने पे मुसलमानों को आज़ादी चाहिए, उसके अंदर जमात का, अबुल आला मौदूदी का उस वक्त तक अपोजिशन थी, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे जो आप साथ थे पाकिस्तान के, उनका ये ज़रूर आइडिया आ गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हालांकि ये नारा पाकिस्तान बनने के बाद लगा। उसके अंदर शौकत अली जौहर, काशिफ अली जौहर, ये सब लोग आ गए, अबुल कलाम आज़ाद की अपोजिशन भी आ गई, लेकिन मकसद ये था कि ये मुल्क चाहिए। उसके बाद मुल्क को किस तरह होना चाहिए वो कायदे आज़म साहब ने बताना था, लेकिन he died in an untimely way। और उनकी मौत के बाद जो रुख पाकिस्तान ने इख्तियार किया वो करारदाद मकासद से वाज़ेह है। करारदाद मकासद बज़ाहिर तो बहुत सुनहरी सी बात है ना कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड, और उसके बाद हम कुरान और शरिया की नज़र में चलेंगे, लेकिन हैदर वहीद अगर ये हमारे वाकई में राय होती और इस कानून को हम इसी तरह लेके चल रहे थे तो कोई शिकवा नहीं होता। बात यह है कि ये कानून डाला गया एक ऐसी असेंबली, एक ऐसे वक्त पे, और एक उसने फिर एक ऐसी तारीख़ का नया मोड़ दिया इस मुल्क को कि उसके बाद कुरान, इस्लाम और खुदा के नाम पे ताकत उन लोगों के पास चली गई जिनके पास पिछले 1400 साल से ताकत थी, जिनके पास ताकत जो है वो इसमें एक और ब्रिटिश से पहले ताकत थी। जो लॉ में डेफिनेटनेस ज़रूरी है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा ब्रॉड या जनरल या एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स आ जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें डालना शुरू कर देते हैं जो शायद मकसद ना हो उसको इनेक्ट करते वक्त। लेकिन मैं अगेन आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ कि पाकिस्तान के बनने के बाद जब ये एक जो कंस्पिरेसी थियोरी है कि पाकिस्तान को बनाने में जो असल मकसद और फ़ायदा हुआ, कायदे आज़म तो सेंटली थे उस तरह से, उनका मकसद ये नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी लैंड ओनर्स की, पाकिस्तान की उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी, कायदे आज़म के दोस्तों की, जो उस वक्त के स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे, इक्वल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक सेकंड समझ गई थी कि अब यूनाइटेड इंडिया में उनकी इस तरह नहीं चलेगी, और उनकी ताकत तो अलग मुल्क बना के, बिल्कुल। अब ये नहीं मैं कह रहा कि हर एक का ये मकसद कलाम आज़ाद ने कंस्टिट्यूएंसी थी, अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी सबसे बड़ी तनकीद ये नए मुल्क बनने के ऊपर की ही ये थी कि ये जो सारे पैम्पर्ड और पॉश मुसलमान जा रहे हैं ताजिरों से बचने के लिए, कैपिटलिस्ट फोर्स से बचने के लिए, ये ना समझें कि इनको ताकत मिलेगी ऐसे शेल्टर में, बल्कि ये अपने आप को कमज़ोर कर देंगे, इनएफिशिएंट कर देंगे। ये इन्होंने इकनॉमिकली एक बात की थी। लेकिन यही देखें ना आप, करारदाद मकासद के बाद ताकत उन्हीं के पास रही जो कि जिन्ना साहब के साथ आए थे, जिन्ना साहब का झंडा उठा के कि जी हम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके अपने, जब उन्होंने देखा कि जिन्ना साहब गुजर गए तो उनके अपने मकासद तो इसी में पूरे हो रहे थे ना कि हमारे पास ही रहे ताकत, सिस्टम को मेंटेन किया जाए। ताजिर आज तक टैक्स नहीं लगा हैदर वहीद, आज तक एग्रीकल्चर के ऊपर, ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं है।
अब ये कोई तुक बनती है, मुल्क का सबसे बड़ा ज़राए आमदन ज़राअत है, मुल्क की सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग ज़राअत में, मैं ये नहीं कह रहा गरीब फार्मर को। इस वक्त क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे ही रहे। अब मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल से बेशक के बानिया पाकिस्तान का ये फ़लसफ़ा ना हो, लेकिन उस वक्त जब नारा पाकिस्तान का लगाया गया था तो वो कौन सी चीज़ थी दैट स्ट्रक अ कॉर्ड अमंग्स द कॉमन मुस्लिम ऑफ यूनाइटेड इंडिया, जिसने पाकिस्तान की मूवमेंट में फुट सोल्जर का किरदार अदा किया? क्या वो ये कॉर्ड थी कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? माय पॉइंट इज कि वाज दैट व्हाट मोटिवेटेड हिम, और वाज इट कि नहीं हम डिस्क्रिमिनेशन के बगैर रहना चाहते हैं, हमें एक मुसलमान है, हमें अलग मुल्क मिलना चाहिए, ये इसलिए नहीं कि हम एक इस्लामिक स्टेट नेसेसरली बनाएं, बट इसलिए कि हम एज मुस्लिम्स हम पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो? एमक्यूएम व्हाट स्ट्रक अ कॉर्ड? जब एमक्यूएम और एएनपी सियासत करते हैं तो वो आम लोग जिन्होंने कभी तफरीक नहीं की हो उनको भी ख्याल आता है कि जी कोई पठान है और कोई महाजिर है। इसी तरह जब 1920s खिलाफत मूवमेंट के बाद ये सियासत हो रही थी कि मुसलमान रियासत और हिंदू रियासत, तो जो लोअर लेवल्स पे लोगों को भी ख्याल आ गया था कि जी ये हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, और जो लोग आपस में कई दहाइयों से सदियों से साथ रह रहे थे उनका भी आपस में साथ रहना जो है हो जाता है क्योंकि आप जब सियासत इस तरह की करते हैं, कराची में हमने देखा जब आप सियासत इस तरह की करते हैं, मतलब किसी को मेरे ख्याल से किसी को कौन से हिस्सा इस्लाम से आप हैं इसका ख्याल हमारी जनरेशन में जितना है वो हमसे पिछले वाली जनरेशन में निस्बतन बहुत कम था। स्कूल में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे पता ही नहीं था कौन शिया कौन सुन्नी, और कोई पूछा नहीं जाता था। कभी किसी मतलब आप ये सोचते हैं कोई जाके पूछता है आपसे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, आप कौन से फिक्र से हैं, मतलब इस तरह नहीं, लेकिन जी आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, ये चीज़ें तो हमने अब देखी। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मैं खुद एक सुन्नी फैमिली से हूँ, मेरा नाम हैदर है, तो उस वक्त हमें तो ये पता ही नहीं था कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, और अब तो आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी सुनते हैं। हाँ नहीं, तीसरा सवाल ये होता है। हाँ, और मतलब ईमान एक पब्लिक डोमेन में आ गया तो सब लोगों ने अपने आप को एक झंडे या दूसरे झंडे के नीचे जमा करना शुरू कर दिया। और इसी तरह जब 30 साल सियासत हो चुकी थी, जबकि ये जो अकॉर्ड 1946 में होना था उसके अंदर ये था कि एक ही फेडरेशन रहेगी, लेकिन ताकत जो है वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन यूनिट्स बन जाएंगे विद इन दैट फेडरेशन, जिसको फेल हुई। वो अकॉर्ड मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन द साइमन कमीशन आई थिंक, बट उसके तहत ये पूरी चीज़ एक छतरी के नीचे चल सकती थी। लेकिन ताकत क्योंकि कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती एक हद तक, तो हम यहाँ आए और ये बहुत सुनहरा वतन है, इसने हमें सब कुछ दिया है, वी आर द प्रिविलेज्ड पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये इसमें तो कोई शक नहीं है वैसे कि बेशक के जो मकसद था कि बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों की इन टोटलिटी फ़ायदा हो उनका, वो तो शायद हुआ या ना हुआ, लेकिन हमारा फ़ायदा ज़रूर हो गया, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन जब आप मुल्क बनाते हैं तो आप टॉप 5% के लिए नहीं बनाते ना। और आप ये भी ना भूलें कि आज अगर हम इस डिबेट में पढ़ते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक एकेडमिक डिबेट ही है सिर्फ, और वो सिर्फ इसलिए की जाती है समझने के लिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए, इसलिए नहीं की जाती कि मुल्क नहीं चाहिए। हाँ, नहीं खुदा ना करे। लेकिन ये बात समझना भी ज़रूरी है कि अगर हम आज ये मुकाबला करते हैं कि इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है और पाकिस्तान में क्या हाल है, दैट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन, बिकॉज अगर हम बदतरीन हालात में भी रह रहे थे अगर एज मुस्लिम्स इन यूनाइटेड इंडिया, लेट्स असूम दैट, तो हम एक जेल से जब 10 लोग कैद होते हैं और 4 भाग जाते हैं तो बाकी जो 6 रह जाते हैं उनके साथ हवलदार क्या करता है, तो वो भी एक फेयर कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ मोइज़ फिर भी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुस्लिम्स वुड हैव बीन अ फैंटास्टिकली स्ट्रॉन्ग significant minority. I don't think so. But no, they would have been. They would have had numbers. They would have. No, I think they would have been. But even then, it wouldn't have been our country. This is still our country. हैदर भाई 30 साल की तफरीक की सियासत के बाद हाँ हमारा मुल्क नहीं रहता, लेकिन 30 साल की तफरीक की सियासत आप कराची में कर लें, कराची नहीं रहेगा। आप बात यह है कि सियासत क्या है, सियासत इज़ द विल ऑफ द पीपल, और आप जब एक तरह की सियासत करने पे आप समझते हैं कि बस ये मेरी सियासत है, तो फिर आपका ये फैसला होता है कि इन लोगों को अपनी सियासत की तरफ लाऊं, हालांकि सियासत को लोगों की तरफ जाना चाहिए। आजकल जो डिबेट चल रही है वो तो ये है कि आइन के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये छोड़ दें, जबकि आइन सुप्रीम नहीं, ना अदलिया सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है। आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत हमने ये फैसला किया है, पाकिस्तानियों ने ये फैसला किया है कि आइन भी अदलिया भी आइन के ढांचे में चलेगी और पार्लियामान भी आइन के ढांचे के दायरे में चलेगी।
ये फैसला आइन में पाकिस्तान के अवाम ने किया है। तो जब ये हुकूमत वक्त कहती है ना कि हमारे पास वोट है, वी आर द विल ऑफ द पीपल, द विल ऑफ द पीपल इज restricted to you conducting yourself within the four corners of the constitution and not your beyond. manifesto And not beyond. Of your manifesto. देखिए अभी ये हमने यही बात की थी 15 मिनट पहले कि अगर आपके मंशूर में ये लिखा है कि हम आइन को तब्दील करेंगे, तो करें, तब्दील कर लें तो फिर ठीक है ना। सुने ना, जब तक किया नहीं है, जब तक तो आप उससे बाउंड है ना। आइन में है, आइन आप तब्दील कर लें। नहीं, तब्दील जब तक नहीं किया है, तब्दील करने का हक है आपको, करें। लेकिन जब तक नहीं किया है, जब तक आप अपने मंशूर से वादे के, अपने मंशूर वाले वादे के ऊपर कामज़न है, अगर मंशूर आपका आइन से मुतसादिम है तो आप मंशूर पे नहीं, आपको आइन पे चलना है। आप आइन बदलना चाहते हैं, आप बदलें। बदल देंगे तो मंशूर मुतसादिम नहीं रहेगा ना। तो बदलें, किसने कहा नहीं बदल? लेकिन पहले तक तो मुतसादिम रहेगा ना। पार्लियामान में आने से पहले तो मुतसादिम होगा ना। तो ठीक है, तो उस वक्त तक तो वो मंशूर until you amend the constitution you cannot act on that manifesto. You could have promised to amend the constitution and act on that amendment thereafter and not before. We can agree to disagree. एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा 360, facebook.com/agenda360 पे जाके आप इस शो को रिपीट देख सकते हैं, इस पे कमेंट कर सकते हैं। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमने एक स्पेशल शो प्लान किया है, 14 अगस्त आने वाली है। हमने पहली सेगमेंट के अंदर तारीखी तौर पे अपने व्यूज़ दिए। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। शुक्र है आपने नहीं कहा हमने अपने तारीखी व्यूज़ दिए। नहीं, तारीखी तो वेल होपफुली तारीख के हवाले से व्यूज़ दिए। शेख रशीद साहब शो पे थे कल, PTI के साथ अलायंस अनाउंस करने जा रहे हैं और ख्याल ये है कि इमरान खान साहब शेख रशीद साहब की मदद करेंगे पिंडी में और शेख रशीद साहब इमरान खान साहब की मदद करेंगे बाकी हर जगह में, यानी कि पंजाब के अंदर। ये समझना ज़रूरी है मोइज़ कि ये बाकी हर जगह क्या है, बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस कि शेख रशीद को खान साहब से क्या फ़ायदा, ये तो ऑब्वियस है। बट खान साहब को शेख रशीद से क्या फ़ायदा है? शेख रशीद साहब मेरे ख्याल से दो चीज़ें ऑफ़र करते हैं। एक तो शेख रशीद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी एक प्रेजेंस है, टीवी पे एक बहुत ओपनिंग बैट्समैन का रोल भी प्ले कर सकते हैं। अगर किसी हवाले से आपको अवाम तक कोई अवाम तक बात पहुंचानी हो तो वो एक अवाम की ज़बान में वो बात अयां कर सकते हैं। एक बड़े सूबे के एक बहुत ही रिकग्नाइज्ड, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख रशीद साहब से बेहतर आपको पाकिस्तान में हार्ड प्रेस मिलेगा। माय पॉइंट इज दैट एक तो ये उनमें क्वालिटी है, दूसरी क्वालिटी उनमें, और वेरी रिकग्नाइज्ड फिगर, बट उसके डीमेरिट्स भी हैं बिकॉज वो मुंसलिक रहे हैं फौज के साथ, और वहीं उनका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज की एक बहस छिड़ती है। अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि शेख रशीद साहब के अभी भी रवाबित और ताल्लुकात उसी तरह मुस्तहकम हैं फ़ौज के साथ जिस तरह मुशर्रफ साहब के ज़माने में थे, तो आप समझ सकते हैं कि एक वजह यह भी होगी कि जाहिर है कि कुछ हद तक आपको फ़ौज का जो अप्रूवल एक चाहिए होता है, इमरान खान पे जो शक है वो ठप्पा हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक इस बात को मानते हैं कि शेख रशीद फ़ौज के हवाले से अभी भी कितना रेलेवेंट है। अगर आप ये बात मान लें कि इस वक्त भी शेख रशीद साहब फ़ौज की आला क़यादत में असर रसूख किसी भी हद तक रखते हैं, तो एक ये एडवांटेज भी खान साहब को मिलेगा जो अवाम के सामने डिसएडवांटेज भी हो सकता है और PML नून इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकती है, कोशिश कर सकती है। बट आई स्टिल थिंक कि ये एक मिथ है। तो यानी कि इन इलेक्शंस में यादें माजी ताज़ा होंगी बस। नहीं, मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस वन वे और अनदर नहीं होगा इस इलेक्शन में जीतने हारने। नहीं, मैं इलेक्शन की बात में इस वक्त प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं। प्रोपेगेंडा में उनको इस्तेमाल किया जाएगा कि देखो हम कहते थे कि फौज के कैंडिडेट हैं इमरान खान और फौज का एक नोन नुमाइंदा। Not just that, the power of video has brought in many other things. बहुत सारी और चीज़ें भी काउंट करेंगी। देखिए शेख साहब की बदकिस्मती सियासत में ये रही है कि वो हमेशा से स्पोक्स पर्सन रहे हैं, जो भी रजीम के अंदर वो रहे हैं, लिहाजा चाहे वो उनके अपने ज़ाती ख्यालात ना भी हों, उनका काम ये रहा है सरकारी तौर पे कि वो बातें चाहे सरकारी हो या अनऑफिशियली हो, वो उस वक्त की हुकूमत वक्त के ख्यालात को अयां करें, वो सामने लाएं। तो शेख रशीद साहब जो हैं उनकी बातें जो हैं वो फिर एक दूसरे के बरक्स लगती हैं, लगता है कि ये अब ये कह रहे थे वो कह रहे थे, और ये उनकी बदकिस्मती है सियासत में। अगर शेख रशीद साहब एक्चुअली एक डूअर होते उन सारी कामों में, एक टॉकर नहीं होते, उनका काम ये नहीं होता, तो वो इतने कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगते। लेकिन जिस तरह हमने कल बात की समझाएं आप एक तरफ शेख रशीद साहब को टीवी पे बड़ी जो है दिलचस्पी से देखा जाता है, ये हम रेटिंग्स बताती हैं कि वो एक बहुत ही प्राइम गेस्ट हैं टीवी पे, और बावजूद इसके
इलेक्शन या इलेक्टोरल सक्सेस में ये बात ट्रांसलेट अभी तक हमने होती नहीं नजर आई है, जब से वो इतने नुमाया हुए टीवी पे, बावजूद इसके। तो क्या एक हल्का है ना, तो नहीं, बट उस हल्के में भी तो हारते रहे वो है। तो भाई बहुत सिंपली एक्सप्लेन्ड है। आप शेख रशीद साहब को 100% पाकिस्तान तो नहीं देखता ना, मतलब किसी भी एक वक्त नहीं, बट उनका हल्का तो देखता है ना, पिंडी में तो टीवी आता है। प्लीज मेरी बात सुने। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर शेख रशीद पूरे पाकिस्तान की सारी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ें तो वाहिद सियासतदान होंगे जिनको हर कंस्टिट्यूंसी में 500,000 वोट मिलेंगे। बट जीतेंगे कहाँ? लेकिन जीतना टेलीविजन नहीं डिसाइड कर सकता ना, पॉपुलैरिटी टेलीविजन डिसाइड कर सकता है। अगर ये वो पॉपुलैरिटी और जीतने हारने का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से एक कंस्टिट्यूंसी में जिसमें लाख वोट हैं, उसके अंदर टीवी 2000 वोट और दिला सकता है, 2000 वोट आपसे छीन सकता है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि टीवी पॉपुलैरिटी को बहुत ही महदूद हद तक इन्फ्लुएंस करता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। जी, फर्स्ट पास द पोस्ट। इवन इन अर्बन एरियाज लाइक पिंडी, बिकॉज़ पिंडी में तो टीवी का पूरा एक्सेस है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर होती तो इमरान खान साहब गुड होते, वो इस वक्त प्रेसिडेंट भी बन रहे होते। डायरेक्ट इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती कि भाई आप जहां भी हैं, आप पीटीआई को वोट दें, पीएमएल नून को वोट दें, पीपीपी को दें, एमक्यूएम को दें, एएनपी को दें, और वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ कैंडिडेसी सामने आती। तो आप फिर बॉटम लाइन बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डू यू थिंक शेख रशीद विल बी अ बिग फैक्टर अप टिल द इलेक्शंस? एटलीस्ट आप तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्हें बना बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इलेक्शन की हद तक वो किस हद तक सेक्रेटरी की बात कर रहा था पार्टी का। अच्छा, वो भी अगर बन जाते हैं बेशक, तो आपके ख्याल से वो एक बड़ा इन्फ्लुएंस होंगे इमरान खान साहब की पार्टी पे? मेरे ख्याल में विद इन एंड विदाउट। रोड पे 15वें फ्लोर पे नहीं, रोड पे लड़ने वाला इमरान खान साहब के पास पहला आदमी आया जो कि रोड पे उतर के बात कर सकता है, जो कि अंग्रेजी में टर्न करते हुए मतलब गुस्सा हो जाए तो गली गली गांव जो जब गुस्सा नहीं, मैं इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहा हूँ, उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स देख लें इमरान खान साहब की, ये रीसेंट एंट्रेंस नहीं, लेकिन आप उनके सब लोग देख लें, वो एक लेवल के बाद नहीं जाएंगे। अगर शेख रशीद साहब में ये खूबी है बकौल आपके, तो अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी के लिए क्यों नहीं इसको इस्तेमाल किया? क्योंकि उनकी फोकस छोटा है, उनकी छोटी पार्टी है, महदूद वसाइल है। उन्होंने कहा है महदूद वसाइल अपने हल्के में तो के लिए तो काफी होंगे ना। उन्होंने अब हल्के में उनके हल्के तो मैं और आप नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन मुझे इलेक्शन के रिजल्ट तो बता रहे हैं ना। अब उन्होंने बेशक बहुत काम किया। लॉन्ग टाइम अगो। वेल, आई डोंट नो इफ इट्स अ लॉन्ग टाइम अगो। तो यू आर सेइंग कि पिछले 4 साल में शेख रशीद साहब, मैं इसको ख़त्म इस बात पे करते हैं। मेरे ख्याल में शेख रशीद के ख़िलाफ़ दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे वायल और बेहतरीन कैंपेन्स चलाई गई पिछले इलेक्शन में, जो कि फिर लोगों ने भूली नहीं। ये लाल मस्जिद लाल हवेली वाली कैंपेन, ये हनीफ अब्बासी ऑन टेलीविज़न एंड इरफान सिद्दीकी, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत बेहतरीन कैंपेन्स थी। ये बड़े बड़ों को डुबा देती, ये बहुत बड़े बड़ों को डुबा देती। एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर आप उतर आए हैं, अगर एक तो बड़े ये बात बिलाए हो जाती है कि शेख रशीद साहब इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट के खिलाफ इतनी मुनज़्ज़म कैंपेन मुनज़्ज़म नहीं थी। यही तो उसकी खूबसूरती थी, मुनज़्ज़म नहीं थी, लेकिन नॉकआउट पंच बेहतरीन थी। एक ऐसी प्रोपेगेंडा कैंपेन थी जो बड़े बड़ों को डुबा देती। बॉटम लाइन, पीएमएल नून वर्सेस शेख रशीद हेल्प्ड बाय पीटीआई, हु विंस इन हिज कंस्टिट्यूएंसी? वन कंस्टिट्यूएंसी। वेल, डिपेंड्स कि उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा, क्योंकि जावेद हनीफ अब्बासी खड़ा हो जाए, चले